नहीं बच्चों? होमवर्क कर लिया? बताओ क्या बताओ? ऐसा कैसे पॉसिबल है? लास्ट में जो 8 9 में तो आता है, कर लिया सर। 9 में हो गया? लेकिन 9 में हो गया, करे नहीं, हुए नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी नहीं किया, कहाँ बिजी थे? जाते ही अच्छा, कल टेस्ट टाइम अलग, अगर इसमें से आ गए तो क्या होगा? हो जाएगा, चार टेस्ट हैं। और किसने नहीं किया होमवर्क? अमीशा हो गया पूरा? रोहित टाइप 9 कर लिया सर। आपका हो गया? सुशांत नहीं किया ना? कर लिया आपने? कर लिया। प्रवेशिका कितना टाइम हुआ होमवर्क के? कितना टाइम कर लिया होमवर्क के? एक भी नहीं किया, क्यों? नहीं सर, 5 तो कर लिए थे। 6 वो यही किया था, वो यही किया था घर पे क्यों नहीं किया? नोटबुक? अच्छा, लेकिन आज कल टेस्ट चैनल कर लोगे? हाँ। पक्का? चलो आगे चलते हैं। आगे छोटी छोटी क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा स्टार्ट करा के आपको कुछ पढ़ने के लिए दूंगा, राइट? बहुत ही छोटी छोटी क्वेश्चन है, एक एक एडजस्टमेंट मैंने लिया है। 11th में क्या होता है कि एक साथ आप एंट्रीज पढ़ते हो थ्योरी में, एडजस्टमेंट एंट्री, डेप्रिसिएशन। एक बार रखो, सीधा बैठो, अंशी सीधा बैठो सारे क्वेश्चन। 11th में आप एंट्री पढ़ते हो 5 7 10, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, और सबका एक साथ क्वेश्चन आता है। 5 7 एडजस्टमेंट होती है, बड़ा क्वेश्चन है 10 15 एडजस्टमेंट होती है, बट यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं, सिंगल एक ही एडजस्टमेंट है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करा देता हूँ, बाकी फिर आपको खुद करना है क्लास के अंदर ही। पहला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पे है, ये मैन्युफैक्चरिंग बाद में करेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग लास्ट क्लास में करेंगे। अभी सीधा प्रॉफिट लॉस पे फोकस है। ट्रेडिंग अच्छे से हो गया आपका। अब पीनल अकाउंट में एक एक एडजस्टमेंट करेंगे, वैसे पीनल भी एक फॉर्मेट हो गया था, अब उसका एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है वो सीखनी है, ठीक है? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट समझ लो स्टार्ट हो गया था, ठीक है? आज से फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो पहला है टाइप 1, क्वेश्चन नंबर 6 में जीपी फर्नीचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैश, ये सब थाउजेंड्स में, ऊपर लिखा हुआ देखो फिगर्स इन रुपीस 1000, सब 1000 में। कैश कैपिटल डेप्रिसिएशन, छोटा सा, इतना छोटा ट्रायल बैलेंस आपने कभी देखा भी नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा ट्रायल बैलेंस है इसमें। और टाइप 2 में क्या फर्क है? डेप्रिसिएशन टाइप 1 में अंदर है, डेप्रिसिएशन टाइप 1 में अंदर है और टाइप 2 में एडजस्टमेंट। क्या फर्क पड़ेगा? अंदर है तो एक जगह पे आएगा, बाहर है 2 जगह पे आएगा। तो अंदर बाहर तो आपको पता है, बाहर है तो 2 जगह कौन सी हैं? एक तो प्रॉफिट लॉस में, दूसरा बैलेंस शीट में फर्नीचर से माइनस। बट जब अंदर होता है वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंदर वाला आइटम कहां पर आता है? एक जगह पे आएगा, पक्का है, प्रॉफिट लॉस में आएगा, बैलेंस शीट माइनस करेंगे। डेप्शन अंदर है तो पीनल में आएगा या बैलेंस शीट से माइनस करेंगे? पीनल में आएगा। अंदर वाले आइटम्स आपको नेचर वाइज देखने हैं। नेचर क्या मैंने आपको बताया था? एसेट, जो विदाउट एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम या ड्राइंग्स। एक्सपेंस भी 2 बताए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अंदर वाले आइटम अपने नेचर के हिसाब से आएंगे। एसेट है तो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तीनों बैलेंस शीट में, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में, इनकम डायरेक्ट वाली ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट वाली पीनल में, और ड्राइंग्स भी आपका बैलेंस शीट में। तो उसके नेचर के हिसाब से तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, कहां पर आएगा? पीनल में। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी अंदर दे रखा हो, क्या नेचर है उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी का? आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है इन सब में? लायबिलिटी है, कहां पर आएगी? बैलेंस शीट।
नेचर देखना है, उसका नेचर क्या है, बैलेंस शीट में आएगी। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी अंदर दे रखा है, क्या नेचर है इसका? एसेट है। बाहर दे रखा है तो आपको पता है प्लस माइनस डबल एंट्री सब, बट प्रॉब्लम तब आती है जब अंदर दिया होता है और बच्चे कर देते हैं एडजस्टमेंट। प्रीपेड रेंट क्या है नेचर इनका? एसेट। कहां पर आएगा? बैलेंस शीट, तो एक जगह पे आएगा, उसको प्रॉब्लम्स में एडजस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करो, रफली करेंगे। टाइप 1 प्रॉफिट एंड लॉस, जीपी 40 इन 1000 की कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15, डेप्रिसिएशन 10, एनपी सर पीएनएल की शॉर्ट फॉर्म, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो, पेपर में। पेपर में लिख सकते हो। बैलेंस शीट पीबीएस में कर सकते हैं। कैपिटल 60 प्लस एनपी 15, कैश, फर्नीचर, कैश 35, टोटल 75। सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट में टैली हो गया। नोट कर लो। टाइप 2 प्रॉफिट एंड लॉस, %20, आवाज आ रही है? यस सर। सॉरी। ये भी जरा बोलना भी नहीं सर, आपने इसका नाम ले लिया। मुझे मेल नहीं करने रहा था। नोट करो। यहाँ पे मैं एंट्रीज नोट कर रहा हूँ, वो भी नोट करना है अपने एंट्रीज। पहले ये सब नोट करो, टाइप 1 टाइप 2, उसके बाद एंट्रीज भी नोट करनी है सारी। सर पूछते हैं। हाँ पूछ लेते हैं और आगे क्वेश्चन करने में हेल्प हो जाएगी।
13 एंट्रीज नोट करो। एंट्री सारी नोट कर ली। सिक्स इसकी है, हाँ ये सारी एंट्रीज सेकंड पार्ट की हैं, टाइप 2 में है, सेकंड में है। चलो हम करना भी स्टार्ट कर अभी समझाऊंगा मैं। रोहित नोट कर लिया? प्लानिंग हो गया ना? देखो भी मैं रफ नहीं कर रहा इसको, बाद में कर लेना रोहित, सामने ध्यान दो। पहला क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। हर एक में एक एक एडजस्टमेंट डाली मैंने, दो नहीं डाली। पहले में डेप्रिसिएशन है, नेक्स्ट में बैड डेट्स है, फिर आउटसाइड सैलरी, फिर एक्यूरेट इंटरेस्ट, सब 11th में पढ़ा हुआ है। कुछ तो याद होगा आपको कि हाँ इतना तो याद होगा ना, पढ़ा हुआ है बहुत है इतना। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्शन टू फर्नीचर, ये देखो ये एंट्री होती है। जर्नल एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? जर्नल एंट्री कहाँ करते हैं? जनरल बुक में। जर्नल एंट्री जनरल बुक में होती है, ठीक है। और जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, रिटेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन है, उसका बैकग्राउंड स्टोरी देखो। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 6 का टाइप 1 देखो। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन, तो बिना ये एंट्री करे तो आए नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन है मतलब लेजर अकाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, क्योंकि लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है। और लेजर अकाउंट है तो उसकी एंट्री हुई होगी, तो बिना ये एंट्री करे तो आ ही नहीं सकता ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन। और अगर आपने ये एंट्री कर दी है मतलब फर्नीचर से ऑलरेडी माइनस हो गया टू फर्नीचर। अगर आपने ये एंट्री करी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा इन लेजर और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा इन लेजर। तो फर्नीचर से ऑलरेडी माइनस हो गया इन लेजर अकाउंट, आपको दोबारा से माइनस नहीं करना। अंदर है ट्रायल बैलेंस के, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन खर्चा है, सिर्फ खर्चे में दिखा दो, फर्नीचर से माइनस नहीं करना। एंट्री हो चुकी है, ऑलरेडी एडजस्टेड है। समझ आया? जैसे सैलरी पे करिए, सैलरी टू कैश। अब सैलरी टू कैश है, कैश में से भी माइनस हो गया, कैश बुक में भी चला गया और सैलरी अकाउंट में भी चला गया, तो वैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्शन टू फर्नीचर। तो कई बच्चे फिर भी गलती करते हैं, यहां दिखाने के बाद बेशक अंदर है, उनको आदत होती है डेप्शन देखते ही माइनस डेप्रिसिएशन। अब आदत क्यों होती है? क्योंकि बिना माइनस करे फर्नीचर अच्छा नहीं लगता। एक फॉर्मेट का रेक्टिफिकेशन हो जाता है ना, एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। इसी वजह से बैलेंस शीट हमारी टैली नहीं करती है, ये छोटी छोटी गलतियां होती है। बिना उससे एक फॉर्मेट रखा हुआ है, फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन, एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन, यहां माइनस नहीं करना। अगर अंदर है तो वो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है ना? ठीक है। अब टाइप 2 में देखो वही एडजस्टमेंट बाहर दे रखी है, डेप्रिसिएशन बाहर दे रखी है, मतलब ये एंट्री नहीं हुई। तो एडजस्टमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट सिंपली मींस एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। जिन बच्चों ने रेक्टिफिकेशन वगैरह पढ़ा है तो बताया था मैंने, कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री नहीं करी, एरर ऑफ ओमिशन ही एडजस्टमेंट होती है। और उसमें राइट एंट्री है, वही रेक्टिफाइंग एंट्री है, कोई इसमें रॉन्ग एंट्री वाली बात ही नहीं है, पूरी एंट्री ही ओमिट कर दी आपने। तो ये राइट एंट्री है और जब रॉन्ग में आपने कुछ करा नहीं तो ये रेक्टिफाइंग बन जाएगा। इसको आपने प्लस माइनस करते हुए एडजस्ट करना है। एंट्री करना आप भूल गए, अब दोबारा से एंट्री तो कर नहीं सकते, ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो वापस रीओपन नहीं करेंगे जर्नल एंट्री को, लेजर बन चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, बट फाइनल अकाउंट बनाते हुए इसको एडजस्ट करना है, मतलब प्लस माइनस करना है। तो ये एंट्री है आपकी डेप्शन टू फर्नीचर। आपको प्लस माइनस कैसे करना है ये सोच के करना है कि अगर एंट्री हो जाती तो क्या होता। अगर इसकी एंट्री लेजर में हो जाती, जर्नल में हो जाती, तो यहाँ पे डेप्शन खर्चा आता, खर्चा डाल दिया, फर्नीचर कम हो जाता, फर्नीचर कम कर दिया। पूरा पूरा इसी पे बेस है, जो आप एडजस्टमेंट करते हो प्लस माइनस करते हो इसी पे बेस है। डेप्शन एक्सपेंस है, एक्सपेंस में, और टू फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस। समझ में आ गया? ऐसी बैडेट्स की एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री कराई थी मैंने फर्स्ट क्लास में, बच्चे हैं बैकअप मिलेगा सबको। बैडेट्स की एंट्री क्या करवाई थी? बैडेट्स अकाउंट टू डेटर्स, पैसा डूब गया आपका। टाइप 1 में देखो अंदर है, 7th क्वेश्चन, सॉरी आपका 7th है। टाइप 1 में अंदर है बैडेट्स डेटर, मतलब ये एंट्री हो चुकी है।
टाइप 1 में अंदर है, कितने के बेड रेट से अंदर? 10 के। तो ये एंट्री हो चुकी है 10,000 से टाइप 1 में, डेड रेट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, बट बेड रेट आपका लॉस है और लॉस हम कहां दिखाते हैं? लॉस हम अंदर दिखाते हैं, तो बेड रेट सिर्फ अंदर दिखाते हैं, ठीक है, बाहर कोई डेड रेट से माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 में बाहर है, अंदर भी है, दोनों है। तो जो अंदर वाले बेड रेट्स हैं उसकी तो एंट्री हो गई है, बट बाहर वाले 2000 की एंट्री नहीं हुई है। तो ये जो जिसने एंट्री करनी है बेड रेट्स रिलेटेड सिर्फ 2000 से करनी है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस में ये 2000 रुपए 8 में ऐड हो जाएगा, 8 में 8000 में, और बैलेंस शीट में डेट से कितना माइनस करोगे? 2 या 10? सिर्फ 2 करेंगे, 8 तो पहले ही माइनस हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ अंदर भी है और बाहर भी है। तो अंदर वाला बेड रेट से उसकी ये एंट्री हो चुकी है 8000 से, ऑलरेडी ये वाली एंट्री हो चुकी है, ठीक है। जो बाहर वाले बेड रेट से उसकी एंट्री रहेगी 2000 की एंट्री रहेगी। 2 बेड रेट्स हो चुके हैं, मतलब 31 मार्च तक टोटल आपके 10,000 के बेड रेट्स हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है 8000 की एंट्री आप कर चुके हैं, 2000 की एंट्री अभी करी नहीं। क्यों नहीं करी? हो सकता है लास्ट डेट पे वो 30-31 मार्च को बेड रेट्स हुए, जो पहले बेड रेट्स हो गए तो उसके आप एंट्री कर चुके हो, ठीक है। तो 2000 से ये बेड रेट से प्लस हो जाएगा प्रॉफिट लॉस में, और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करना है 2000 से, पूरा माइनस नहीं करना। क्वेश्चन 8, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो अंदर दे रखा है, यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। आउटस्टैंडिंग सैलरी से अंदर दे रखा है, बाहर दे रखा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, डबल एंट्री कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर अंदर है तो ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस टू लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना है। अगर ये भी मैंने जर्नल एंट्री में सारी एंट्रीज दिखा रखी हैं आपको, जितनी भी फर्स्ट मेरी YouTube पे भी क्लासेस में जर्नल एंट्रीज की देख लेना। एक्सपेंस टू लायबिलिटी, और इस एंट्री को सीखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? परचेज वाली एंट्री से मैच करो इसको। क्रेडिट परचेज की आप क्या एंट्री करते हो? परचेज टू क्रेडिटर, वैसे ही परचेज टू क्रेडिटर। कैश परचेज की क्या एंट्री करते हो? कैश परचेज की परचेज टू कैश, वैसी सैलरी अगर कैश में दिया सैलरी टू कैश। और क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री करते हो? परचेज टू क्रेडिटर्स, वैसे सैलरी अभी देना है, दिया नहीं है, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स की जगह आउटस्टैंडिंग। तो ये लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, ये भी लायबिलिटी है। इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एम्प्लॉय टू हुम सैलरी टू बी पेड। एम्प्लॉय को देना है जिसका उसका नाम नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट द नेम ऑफ दैट एम्प्लॉय जिसको आपने सैलरी देनी है। समझ में आ गया? ठीक है, लायबिलिटी एक्सपेंस। अब ये अंदर है तो एंट्री हो गई, डबल एंट्री हो गई। सिर्फ कहां दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को? टाइप 1 में कहां पर आएगा? ओनली आउटसाइड, अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट में आएगा। सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। टाइप 2 में बाहर दिया हुआ है, और बाहर भी देखो इतने सिंपल वर्ड्स में नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। बाहर भी इतने सिंपल बच्चे नहीं हो आप। यहाँ पे 2 एम्प्लॉय हैं और सैलरी 9000 रुपए महीना है, निकालना कि पूरे साल में कितना होगा? 2 एम्प्लॉय 9000 रुपए महीना, पूरे साल का कितना हो गया? 24 इंटू कितना हो गया? 108। नहीं गलत गलत बता रहे हो। 9000 इंटू 216 क्या कर रही है? कहाँ गड़बड़ हुई? 2 एम्प्लॉइज सैलरी 9000, मुझे दिखाना कैलकुलेटर एक बार। कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई इसको ठीक कर लो। 9000 पर ईयर कर दो यहाँ पे, पर मंथ की जगह। पर ईयर कर दो। 2 एम्प्लॉइज विद सैलरी ऑफ 9000 पर ईयर ईच। मंथ की है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ईयर की है तो पूरे साल में कितना हुआ? 18,000, ठीक है। और 15 हम दे चुके हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो सैलरी पेड कितना है? 15,000 रुपए पूरे साल का। नितिन ध्यान दो, नितिन नोट्स का है, ध्यान दो उस पे। पूरे साल का बनता है 18, 9 × 2 साल का है पर ईयर।
और पे कितना कर चुके हैं 15, तो 3 मतलब आउटस्टैंडिंग है, बनता 18 है, पेमेंट पेड हो चुका है 15, तो 3 आउटस्टैंडिंग है, तो वही मैंने एंट्री करी है सैलरी का आउटस्टैंडिंग 3। अब ये बाहर दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, अब इसको प्लस माइनस कैसे करेंगे, इसी एंट्री को ध्यान से देखो, ये जो सैलरी डेबिट हो रहा है ये प्रॉफिट में सैलरी में प्लस हो जाएगा, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो रहा है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है। तो प्रॉपर जैसे यहाँ पे किया था मैंने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है प्रॉफिट उसमें, फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है माइनस हो जाएगा फर्नीचर से। तो एंट्री के हिसाब से प्लस माइनस में रटना नहीं है, लेवल की तरह कि यहाँ प्लस कर दो यहाँ माइनस कर दो, रटना नहीं है, एंट्रीज को समझो, जर्नल एंट्री होती है उसी के हिसाब से प्लस माइनस कर दो। सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, जैसे यहाँ पे था बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैड डेट से प्लस हो गया, टू डेटर हो रहा है, डेटर से माइनस हो गया। एसेट इंक्रीज होता है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, एसेट इंक्रीज होता है डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट, तो उसी के हिसाब से प्लस माइनस करना, ठीक है। सैलरी एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाएंगे। 9th क्वेश्चन पे आइए, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिए बट मिला नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न कर लिए रिसीव नहीं हुआ अभी आपको, ये एंट्री होती है एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। अच्छा ये जो मैं एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ ये बस एक एग्जांपल है, मैंने आपको भी सिखाया आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैड डेट्स तो ठीक है, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और एडवांस, ये 4 एडजस्टमेंट है, इनके नाम बदल सकते हैं। मैंने आउटस्टैंडिंग आपको सैलरी से सिखाया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी आ सकता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है, और एक्रूड में इंटरेस्ट से सिखा रहा हूं, एक्रूड रेंट भी आ सकता है, ठीक है ना, और भी कोई इनकम एक्रूड कमीशन भी आ सकता है। ऐसे यहाँ पे रेंट इनकम वाला रेंट है, इनकम वाला एडवांस, कोई इंटरेस्ट इनकम भी एडवांस हो सकती है, तो ये बस एज ए एग्जांपल समझना। तो इसकी मेन एंट्री है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नाम कोई भी हो। ऐसी एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री है एक्रूड इनकम टू इनकम, एक्रूड इनकम टू इनकम, कोई भी नाम से, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, ठीक है। अच्छा ये एंट्री समझनी हो तो किससे कंपेयर करें, ये मैंने आपको कंपेयर कराई थी क्रेडिट परचेज से, ये वाली किससे कंपेयर हो जाएगी, क्रेडिट सेल से। कैश में सेल करते हो क्या एंट्री होती है, कैश टू सेल, और कैश में इंटरेस्ट मिला तो कैश टू इंटरेस्ट। पहले कैश की बात करते हैं, कैश में सेल किया कैश टू सेल, कैश में इंटरेस्ट मिला तो कैश टू इंटरेस्ट, ऐसी क्रेडिट सेल किया तो डेटर्स टू सेल, वैसे ही अगर इंटरेस्ट आपका क्रेडिट है मिला नहीं, अर्न कर लिया तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो ये डेटर टू सेल की तरह है, ये डेटर है, इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। तो ये अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट लेना है तो इसकी जगह बैंक का नाम भी लिख सकते हो, डेटर होता है पर्सन जिससे पैसे लेने हैं, तो यहाँ पे अगर बैंक है बैंक का नाम लिख सकते हो, कोई और कंपनी है उस कंपनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं, इंटरेस्ट नहीं मिला आपको, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इंटरेस्ट नहीं मिला आपको, तो उस कंपनी का नाम लिख सकते हो। एक्रूड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और टू इंटरेस्ट ये इनकम है आपकी, तो डेटर टू सेल की तरह है बिल्कुल, ठीक है। अब ये अंदर दिया हुआ देखो टाइप 1 में, 9th का टाइप 1 अंदर दिया हुआ था, मतलब ये एंट्री हो चुकी है, डबल एंट्री हो गई है। अब नेचर के हिसाब से जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो कहां पे आना चाहिए, डेटर कहां पे आता है, बैलेंस शीट, इट्स डेटर, पैसे लेने तो एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट, क्लियर। टाइप 2 में बाहर दिया हुआ है, और बाहर भी हिडन है, मैंने तो लिख दिया हिडन, पेपर में भी नहीं लिखा होता, हिडन एडजस्टमेंट सुना है, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई रेट या डेट दिया होता है तो एक छुपी हुई एडजस्टमेंट होती है, तो ट्रायल बैलेंस में देखो इन्वेस्टमेंट का साइड में रेट दिया हुआ 20% इन्वेस्टमेंट, यानी ये पूरे साल का रेट होता है, पूरे साल का रेट 35,000 रुपए, 35,000 की इन्वेस्टमेंट है, उसका 20% बनता है 7,000, और इंटरेस्ट रिसीव कितना है नीचे देखो 5, तो 2,000 क्या हो गया, अर्न बट नॉट रिसीव। आपको अर्न यहाँ पे 35,000 का 20% 7,000, 5,000 आपको मिला है, 2,000 हो गया अर्न बट नॉट रिसीव, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। और इस एडजस्टमेंट एंट्री से प्लस माइनस कैसे होगा, जो एक्रूड इंटरेस्ट डेबिट में आ रहा है वो एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर है, और जो ये इंटरेस्ट क्रेडिट में है ये इनकम है, ये जो पीएल में इनकम है इंटरेस्ट में प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल प्लस हो जाएगा। 10th पे आइए, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट की ये जो एंट्री है, प्रीपेड रेंट टू रेंट पेड, इसको एग्जांपल मैंने लिया है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ये आपके यहाँ रेंट मैंने एग्जांपल में लिया। अब ये एंट्री कैसे बनी है,
ये आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट ये रेक्टिफिकेशन एंट्री एक तरह से। अगर आपने 12 महीने का रेंट पे किया तो एंट्री होनी चाहिए रेंट टू कैश, और अगर आपने अगले 2-3 महीने का भी रेंट पे कर दिया, यहाँ पे सपोज अगले 2 मंथ्स का भी पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, यहीं पर पे कर दिया फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, मार्च के अंदर आपने अप्रैल और मई का भी रेंट पे कर दिया, तो उसकी एंट्री होनी क्या चाहिए? उसकी एंट्री होनी चाहिए प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट टू कैश। जो 12 मंथ्स का रेंट पे किया है उसकी तो एंट्री रेंट टू कैश एक्सपेंस होना चाहिए, बट अगर आप अगले साल का खर्चा पहले ही पे कर देते हो तो वो खर्चा नहीं है, एसेट है। प्रीपेड रेंट टू कैश एसेट क्यों है? वापस भी ले सकते हो। आप पहली बार एडवांस देते क्यों है? मान लो आपको कहीं फॉरेन घूमने जाना है, अमेरिका, महीने 2 महीने घूमने जाना है आपको, तो आप मार्च में अपना एम्प्लॉय को सैलरी प्रीपेड दे सकते हो। आपका बिजनेस चल रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर वगैरह संभाल रहे हैं, सैलरी प्रीपे कर सकते हो, या फिर आप रेंट में बिल्डिंग है तो रेंट प्रीपे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रीपे कर सकते हो, बट वो खर्चा नहीं है। अप्रैल और मई का अगर आपने पहले एडवांस में ले लिया, एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। जब तक आप सर्विसेज अवेल नहीं कर लेते, एम्प्लॉय से काम नहीं करा लेते, बिजली पूरा यूज नहीं कर लेते अप्रैल में की, या बिल्डिंग रेंट पे है तो उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर लेते अप्रैल में, वो खर्चा नहीं मानते, एसेट मानते हैं। एक तो आपने यूज नहीं किया, दूसरा कल को आपका टिकट कैंसिल हो जाती है तो पैसे वापस ही मांग सकते हो। तो प्रीपेड वाला जो पैसा है, ऐसे काइंड ऑफ लोन विदाउट इंटरेस्ट, अभी आपने सर्विसेज यूज नहीं करी, वापस भी ले सकते हो, खर्चा नहीं है, एसेट है, ठीक है। तो ये एंट्री होती है 12 मंथ्स का एक्सपेंस है, और अगर आपने अगले 2 महीने का दे दिया तो ये एंट्री होनी चाहिए, बट अकाउंटेंट में इतनी समझ नहीं होती है। ये मैं आप सीए तो इस बात को समझ सकते हो, ठीक है ना, सीए प्लस बनने वाले 2-4 साल का फर्क है। तो प्रीपेड रेंट वाली एंट्री अकाउंटेंट तो ये एंट्री कर देता है, वो इसकी भी रेंट टू कैश कर देता है और इसकी भी रेंट टू कैश कर देता है, दोनों की। तो यहां तक तो ठीक है, 12 आपका जो उसने कर दिया 12 का रेंट टू कैश, इसका रेंट टू कैश, ये गलत है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम यही सिखाते हैं, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइंग। राइट एंट्री होनी चाहिए प्रीपेड रेंट टू कैश, और गलती से अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, रेंट टू कैश, तो उसका रेक्टिफाइंग क्या बनेगा? कैश तो ठीक है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये मानकर चलना पड़ेगा आपको सीए फाइनल तक। इवन आप 11 से स्टार्ट होता है अकाउंट्स, 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, पीएचडी तक कुछ भी कर लो, ये मानकर चलते हैं कि अकाउंटेंट ने पहले गलत एंट्री कर दी होगी। अकाउंट्स एक पैटर्न पे चलता है। ये अगर आप खुद की बुक्स बना रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप सही एंट्री कर सकते हो, बट बुक्स में, एकेडमिक्स में तो ये पहले मानना ही पड़ेगा, इसमें अज्यूम करना ही पड़ेगा कि अकाउंटेंट ने रेंट टू कैश कर दिया और आपको उसको रेक्टिफाई करना है प्रीपेड रेंट टू रेंट, ठीक है ना। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, थर्ड स्टेप में मैंने कराया था रेक्टिफाई एंट्री, प्रीपेड रेंट टू रेंट। चलो ये हमने कर दिया 3000। अब टाइप 1 देखो, एंट्री हो चुकी है ना, तभी तो अंदर है। बिना ये एंट्री करे ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। बिना एंट्री करे ट्रायल बैलेंस में आ ही नहीं सकता। और अगर ये एंट्री हो चुकी है तो प्रीपेड रेंट कहां पे दिखाओगे? बैलेंस शीट में, एसेट है, ठीक है। टाइप 2 में बाहर दिया हुआ है, बाहर भी सिंपल वर्ड्स में नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग इज पेड अप टू मई। मई तक कितने महीने होते हैं? 14 मंथ्स होते हैं। टोटल कितना रेंट पेड है अंदर देखो, 21,000। 21,000 14 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स का कितना होगा? ये निकालना है। 21,000 जो रेंट पे किया वो 14 मंथ्स का है, मई तक 14 महीने होते हैं, तो 2 महीने कितना होगा? आपको ये निकाला 3,000 रुपए आ गया प्रीपेड। तो ये एंट्री होगी प्रीपेड रेंट टू रेंट। अब एडजस्टमेंट है तो डबल एंट्री कैसे करेंगे? जो प्रीपेड डेबिट हो रहा है वो एसेट है, एसेट में दिखाएंगे। जो टू रेंट हो रहा है, रेंट वाला एक्सपेंस कम करना है, ये माइनस हो रहा है। एक्सपेंस वैसे डेबिट होते हैं, बट अगर क्रेडिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो टू रेंट हो रहा है मतलब रेंट वाला खर्चा कम करना है। 3,000 रुपए जो हमने रेंट दिया वो गलती से डेबिट हो गया था, उसको कम करेंगे और एसेट बना देंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट है ये 11th वाला, सेम है। फर्क क्या है? मैंने रेंट प्रीपे किया, मेरे लिए एसेट है, बट जिसको दिया उसके लिए लायबिलिटी है। अगर इसको उल्टा समझो, अपने आप को लैंडलॉर्ड समझो, आपकी बिल्डिंग है और आपने किसी को किराए पे दी हुई है, वो आपको 12 महीने का रेंट देता है, वो तो इनकम है, बट वो आपको नेक्स्ट ईयर का 2 महीने का एडवांस देके चला जाता है, अगले साल का भी रेंट पहले ही दे देता है, वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? सेम कंसेप्ट, वापस भी करना पड़ सकता है, कल को आके बोल सकते हैं मेरी टिकट कैंसिल होगी, पैसे वापस करो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ईयर का रेंट आपको पहले ही मिल गया, तो लायबिलिटी है, इनकम नहीं है। 12 महीने का मिला, तो ये भी रेक्टिफिकेशन एंट्री है।
राइट एंट्री बनती है कैश टू रेंट रिसीव, राइट एंट्री सॉरी अगले 2 महीने की राइट एंट्री बनती है कैश टू एडवांस रेंट। अगर आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स का करंट ईयर का मिला है तो कैश टू रेंट इनकम ठीक है, अगले साल का रेंट आपको पहले ही मिला है तो कैश टू एडवांस रेंट होना चाहिए, बट अकाउंटेंट को इतनी नॉलेज होती नहीं है, वो कैश टू रेंट ही कर देता है, कैश टू रेंट रिसीव भी कर देता है। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। तो इसकी एंट्री है इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। इसका एक नाम और भी है अनअर्न्ड इनकम, सुना है आपने? अनअर्न्ड इनकम एडजस्टमेंट में 3 नाम है इसके, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तीनों का एक ही मतलब है, जो इनकम आपने कमाई नहीं, अर्न नहीं करा, पहले मिल गया, ठीक है ना? एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। और लायबिलिटी भी निकालना, तो ये आपका इनकम डेबिट हो रही है। वैसे नॉर्मली इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। नॉर्मली आप पढ़ते हो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स, ऐसे ही होता है। बट यहाँ पे देखो इनकम डेबिट हो रही है, क्यों? क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंस क्रेडिट टू रेंट वाला खर्चा क्रेडिट हो रहा था, मैंने माइनस किया था, यहाँ पे इनकम डेबिट हो रही है तो इनकम से माइनस कर रहा है। जो आपको 14 मंथ्स की इनकम मिल गई है, एज ए अपने आपको लैंडलॉर्ड मानो, बिल्डिंग आपकी है, 14 मंथ्स की इनकम मिल गई है जो आपने बुक कर ली है, जिसमें 2 महीने की इनकम जो है डेबिट हो रही है, माइनस करना है और फिर क्या बनाना है उसको? लायबिलिटी, लायबिलिटी भी दिखाना है, ठीक है? तो दोनों को एक साथ लेके चलो। मैंने अगर एडवांस में रेंट दिया है, वो खर्चा नहीं है, लायबिलिटी है, तो एक्सपेंस को कम, सॉरी एसेट, मैं एक्सपेंस को कम करके एसेट बना रहा हूं। और अगर मुझे मिला है रेंट, वो इनकम नहीं है, लायबिलिटी है, तो इनकम को कम करके मैं लायबिलिटी बना रहा हूं। यहाँ पे मैं एक्सपेंस को कम कर रहा हूं, रेंट पेड वाला खर्चा कम करके एसेट बना दिया, यहाँ इनकम कम कर रहा हूं, इनकम को कम करके लायबिलिटी बना दिया। दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, 12 मंथ्स का आना चाहिए, 12 महीने का एक्सपेंस आना चाहिए। अगर मैं पे कर रहा हूं 12 महीने का खर्चा बुक होना चाहिए, अगर मुझे मिल रहा है तो 12 महीने की इनकम बुक होनी चाहिए। ज्यादा पे कर दिया एसेट है, ज्यादा मिल गया लायबिलिटी है। क्लियर हो गया पॉइंट? टाइप 1 पे आओ, 11 का टाइप 1 अंदर दिया हुआ, तो अंदर दिया हुआ तो मतलब ये एंट्री हो चुकी है, डबल एंट्री वाली हो चुकी है, अंदर दिया हुआ। तो सिर्फ कहां पे लिखाओगे इसको? एडवांस रेंट कहां पे लिखाओगे? लायबिलिटी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट उसमें नहीं। एडवांस रेंट इज अ लायबिलिटी, ये एंट्री हो चुकी है, मतलब रेंट से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है ना? ये एंट्री होने के बाद आपको उसमें दिखाई दे रहा है एडवांस रेंट, तो वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी टाइप 2 में नहीं हुई। और कैलकुलेशन ऐसी करनी है जो मैंने यहाँ पर 21,000 डिवाइड बाय 14 into 2, रेंट हैज बीन रिसीव्ड अप टू दिस 31st में 3000 रुपए। तो जब आप ये डबल एंट्री करोगे तो डबल इफेक्ट पड़ेगा इसका, जो एडवांस रेंट क्रेडिट वाला है वो लायबिलिटी में दिखाएंगे, जो रेंट रिसीव डेबिट किया है, इनकम में डेबिट किया तो मतलब माइनस कर रहा है, इनकम क्रेडिट हो रही है तो प्लस होता है, इनकम डेबिट हो रही है तो माइनस होता है, ठीक है? नेक्स्ट 12th का ये, अब ये डेप्रिसिएशन चैप्टर के ऊपर है, काफी बच्चों ने अभी भी लेटेस्ट फिनिश किया है डेप्रिसिएशन चैप्टर। उसमें एक टॉपिक आया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंट्री करवाई थी मैंने, क्या यही एंट्री करवाई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बिना डेप्रिसिएशन की जो बिना प्रोविजन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू एसेट। विदाउट प्रोविजन एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट, बट अगर प्रोविजन वाला क्वेश्चन है तो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री दोनों की सेम है, 12th और 13th की। फर्क क्या है देखो 12 13 में? उसमें 80 का डिफरेंस 12 और 13 में क्या फर्क है? नहीं कैलकुलेशन में स्टेट लाइन और डब्ल्यूडीवी एंट्री सेम है, बस फर्क है एसएनएम डब्ल्यूडीवी, कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। पहला एसएनएम दिया हुआ है तो मैंने देखो 80 पे लिया है, 80 क्या है? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 80,000, उस पे लिया मैंने 10%, 8000 स्ट्रेट लाइन का। बट 13 क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी लिखा हुआ है तो मैंने 80 पे नहीं लिया, 80 में से पहले मैंने क्या माइनस किया? ओपनिंग प्रोविजन माइनस कर दिया, ताकि मैं उसकी बुक वैल्यू निकाल सकूं, ओपनिंग बुक वैल्यू, पिछले साल की एंड की बुक वैल्यू। तो 80 में से ओपनिंग वाली 1 अप्रैल तक का कितना डेप्रिसिएशन का प्रोविजन था वो माइनस कर देंगे, 80 माइनस 30 50,000 आएगा। उस 50 पे आप निकालोगे 20%। यही सिखाया था डेप्रिसिएशन चैप्टर में। एसएलएम में हर साल कॉस्ट पे लगता है, एसएलएम में इक्वल डेप्रिसिएशन होता है, एवरी ईयर कॉस्ट प्राइस पे लगता है, बट डब्ल्यूडी में डेप्रिसिएशन हर बार कम होता रहता है, बुक वैल्यू पे लगता है। 1 लाख का आपने एसेट लिया और 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल कितना लगेगा? 10,000 10,000 10,000 ऐसे होगा ना। 1 लाख का एसेट है,
10% SLF डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन, तो एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन होगा 10,000 10,000 10,000 10,000। बट अगर आपने उसी को अब 10% या 20% WD भी मान लेते हैं, 1 लाख का एसेट है, 20% WD की है, तो पहले साल कितना होगा 20,000, नेक्स्ट ईयर 16,000, 80 पे लगेगा 16,000, थर्ड ईयर कम पे लगेगा 64 पे लगेगा, 80 माइनस 16 कितना होता है 64,000, 12,800, ठीक है ना। इस तरीके से WD भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे फिर 80 माइनस 30 50,000 पे लगा दिया 20। अच्छा ये 12th क्वेश्चन की टाइप 1 पे आओ। 12th क्वेश्चन टाइप 1, डेप्रिसिएशन भी अंदर है, प्रोविजन भी अंदर है, मतलब ये एंट्री हो चुकी है। ये जो एंट्री डबल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, ये ऑलरेडी हो चुकी है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। तो आपको सिंपली उठा के डेप्रिसिएशन खर्चा है, जो डेप्रिसिएशन खर्चा है वहां पे दिखाना है प्रॉफिट में, और जो प्रोविजन है उसको फर्नीचर से माइनस करके शो करते हैं बैलेंस शीट में। एंट्री वेंट्री प्लस माइनस कुछ नहीं करना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अंदर दे रखा है डेप्रिसिएशन, मतलब ये एंट्री हो चुकी है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन हो चुका है। और प्रोविजन ना भी होता तो ये वाली एंट्री हो चुकी होगी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। अंदर है तो इन दोनों में से एक एंट्री हो चुकी है, तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर हो चुका है या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन हो चुका है। यहाँ प्रोविजन है तो डेप्रिसिएशन खर्चा है उसको प्रॉफिट में दिखा देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में एसेट से माइनस करके दिखाते हैं। बट टाइप 2 में बाहर दिया हुआ तो आपको ये एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन वाली एंट्री करनी है, और इसका असर क्या पड़ेगा, जो डेप्रिसिएशन डेबिट है वो तो जाएगा प्रॉफिट में पीएल में, और जो प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है ये ओपनिंग वाले प्रोविजन में प्लस हो जाएगा। ओपनिंग प्रोविजन कितना है यहाँ पे देखो टाइप 2 में 30 में ये 8 प्लस होके 38 बन जाएगा, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, आपको याद भी आ जाएगा जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अमाउंट, एक ओपनिंग प्रोविजन होता था BD, उसमें आप करते थे बाय डेप्रिसिएशन, फिर करते थे CD, फिर नेक्स्ट ईयर फिर अगेन वही सेम केस BD, फिर बाय डेप्रिसिएशन, जो भी आएगा कर लेंगे बाद में CD। याद आया ऐसे करते थे, ओपनिंग को BD बाय डेप्रिसिएशन CD, BD बाय डेप्रिसिएशन CD, ऐसे करते थे ना। वही हो रहा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन जो डेबिट है वो प्रॉफिट में जाएगा, और जो टू प्रोविजन हो रहा है वो यही हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन, दोनों मिलाकर जो CD है वो बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आया? चलो आगे 13 में भी ऐसे ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सेम आपका अंदर दिया हुआ टाइप 1, 13 का टाइप 1 अंदर दिया हुआ है, मतलब ये एंट्री हो चुकी है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो चुपचाप ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, अंदर दिया हुआ ज्यादा माइंड नहीं लगाना, वहां पे अगर आप ज्यादा माइंड लगाओगे तो गलती कर बैठोगे। डेप्रिसिएशन खर्चा है प्रॉफिट में, प्रोविजन बैलेंस शीट में। टाइप 2 उसका बातें मतलब टाइप 2 बाहर दिया हुआ, तो बाहर दिया हुआ तो अगेन ये एंट्री करनी है, एंट्री के हिसाब से जो डेबिट है डेप्रिसिएशन वो प्रॉफिट में जाएगा, और जो प्रोविजन क्रेडिट हो रहा है वो ओपनिंग वाले प्रोविजन में प्लस हो जाएगा, इस तरीके से प्लस होके जो CD बनेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, जो क्लास वर्क आपका ये 13 तक पूरा कर दो, आंसर दिए हुए फटाफट से, दोनों टाइप करने हैं और ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने किया है। टाइप 1 प्रॉफिट बैलेंस शीट, टाइप 2 प्रॉफिट बैलेंस शीट, रफली इस तरीके से ही करने हैं, शॉर्ट फटाफट से करो। आधा घंटे का टाइम है, 2 बजे तक मैं सबका चेक करूंगा, 2 बजे। हाँ जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं इससे ज्यादा शॉर्ट क्या करूँगा।